सरकार ने आज वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इशू किया है, लेकिन अब सभी लोगों का इंटरेस्ट आज जम्मू में जो तेंदुओं ने आतंक मचाया हुआ, इस तरह की खबर जो आ रही है, आपका इंटरेस्ट आज तेंदुओं में है। एक तेंदुआ जो है वो ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर से उस तेंदुए को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया है और दूसरे तेंदुए को की तलाश इस वक्त बहुफोर्ट के एरिया में हो रही है। लेकिन इसी के बीच में सरकार ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आज दोबारा से इशू किया। आपको याद होगा कि डीडीसी मेंबरान की 2 दिन की ट्रेनिंग होनी थी। उस 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए जब डीडीसी मेंबरान जम्मू पहुंचे और कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे, तो कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने के बाद उन्होंने हंगामा कर दिया। हंगामा इस बात पे किया था कि जी, एक तो आपने हमारी तनख्वाहें बहुत कम रखी हैं और दूसरा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपने जो वादा हमसे किया था उस वादे का आपने पास नहीं रखा है। बहुत सारे लोगों ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को लेकर बहुत सारा ज्ञान भी हमारे साथ बांटा। ज्ञान क्या बांटा कि जी, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए है, आप इसका बवाल क्यों बना रहे हैं। ये ज्ञान हमारे पास है और ये ज्ञान जिस तरीके से हमारे पास होना चाहिए उसी तरीके से हमारे पास है। लेकिन जब आप पत्रकारिता में आते हैं और 13-14 साल से आप सिस्टम को बड़े करीब से देखते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है तो सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए कि रिपब्लिक डे वाले दिन कौन कहाँ बैठेगा, किसकी कुर्सी कहाँ पे लगेगी, या कोई भी फंक्शन अगर राजभवन में होता है, कोई ऑफिशियल फंक्शन होता है, उस ऑफिशियल फंक्शन में किसकी कुर्सी कहाँ पे लगेगी, इसे सेरेमोनियल कहा जाता है। कि किसी भी जगह कोई सेरेमनी है, कोई सरकारी फंक्शन है, उस सरकारी फंक्शन में कौन कहाँ बैठेगा। आप जो सबको लगता भी है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब सिर्फ ये है कि आप कहाँ बैठेंगे, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा। बिल्कुल आपका मतलब भी सही है, आपका ज्ञान भी बिल्कुल सही है, लेकिन वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जब आप नेताओं की, बाबुओं की प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप उसको एप्लीकेबल बनाते हैं, तो कुर्सी किसकी कहाँ लगेगी ये बड़ा मैटर करता है। एक मेंबर पार्लियामेंट है और आप जानते हैं किसी भी सेरेमोनियल फंक्शन में जब आप जाते हैं, रोज में लोग बैठे होते हैं, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो। जाहिर सी बात है, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं तो राष्ट्रपति तो यूनियन टेरिटरी में होंगे नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक यूनियन टेरिटरी में हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो किसी बड़े फंक्शन में यहाँ पर बड़े रेयरली आपको मिलेंगे। मिलेगा कौन? मिलेंगे आपको यहाँ के मुख्यमंत्री जब भी कभी होंगे, यहाँ के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के बाबू लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका सबसे अहम जिनका सबसे अहम रोल है इस एक यूनियन टेरिटरी में रहता है। मेंबर पार्लियामेंट मिलेंगे, एमएलए मिलेंगे। पहले एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जम्मू कश्मीर में होती थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ख़त्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। अब ज़रा आप प्रैक्टिकल दृष्टि से तमाम चीज़ों को देखिए। एक तो क्या ना, ज्ञान के लिए चीज़ें अच्छी लगती हैं। आइए प्रैक्टिकल दृष्टि से देखते हैं। डीडीसी के चेयरपर्सन फ्रंट रो में और मेंबर पार्लियामेंट 2nd रो में। डीडीसी के चेयरपर्सन फ्रंट रो में और चुने हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 2nd रो में। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी एक मेंबर पार्लियामेंट जो 3 लाख 3.5 लाख के मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीता है, वो 2nd रो में बैठेगा। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसने 50,000, 60,000, 70,000 की लीड से चुनाव जीता है, वो 2nd रो में बैठेगा। और डीडीसी के चेयरपर्सन जिन्होंने 6-7 हज़ार के मार्जिन से या 300 या 400 के मार्जिन से चुनाव जीता है और पंचायती राज सिस्टम में जिनका प्लानिंग का काम है, वो फ्रंट रो में बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिस स्टेज पर मेंबर पार्लियामेंट हो या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान हो, वो ये गवारा करेंगे कि जी 3.5 लाख वोटों से जीतने के बाद
मैं तो पिछली कुर्सी पर बैठा था और 300-400 वोटों से या 500 वोटों से या कुल जिसने 10,000 या 15,000 वोट लिए वो फ्रंट चेयर पर बैठा हुआ था। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली ये चीज़ें संभव हैं? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में देखता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 28वें नंबर पर रखा गया है, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को 27वें नंबर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को 26वें नंबर पर, इसी तरीके से एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 25वें नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल 24वें नंबर पर, मेंबर सेक्रेटरी माइनॉरिटीज कमीशन, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, स्टेट गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी, उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन सब डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर काउंसिल दिल्ली को। ये जानते हैं आप कि 4G इंटरनेट है, सुविधाएं हमको सब ने दे रखी हैं, ये बीच में कट जाता है तो बात जो है वो अधूरी रह जाती है। अब वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आम सरल भाषा में, जैसे आप भी अपना ज्ञान बांटते हैं हमारे साथ और कहते हैं कि जी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब है सेरेमोनियल, आप इसको लेकर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? अब इस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेप्यूटी कमिश्नर 28वें नंबर पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 28वें नंबर पर है, 27वें नंबर पर वाइस चांसलर। जिस समय एक डीडीसी के चेयरपर्सन को ये बता दिया गया कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जब किसी भी सेरेमोनियल फंक्शन में आप जाएंगे, आप उसमें मेंबर पार्लियामेंट के आगे आपकी कुर्सी लगेगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे आपकी कुर्सी लगेगी, तो जाहिर सी बात है यही चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कल जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे कहेगा कि बाहर इंतजार कीजिए, मैं मिलूंगा आपसे, जरा बिजी हूं मैं, तो क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि एक सेरेमोनियल फंक्शन में जिसको फ्रंट रो में बिठाया गया, ऑनर दिया गया, मान दिया गया, सम्मान दिया गया, वही जब सिविल सचिवालय में सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए जाता है, उसे बाहर से पहले फोन करना है, अंदर से जब उसको न्योता आएगा उसके बाद वो अंदर जा सकता है, वरना अंदर नहीं जाएगा। गाड़ी लेकर अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन सिविल सचिवालय के बाहर पहुंचता है, उसे कहा जाता है गाड़ी अपनी बाहर रखिए, उसके बाद आप अंदर चल के जा सकते हैं। अगर ये सब कुछ हुआ, मैं नहीं कहता ये होता है, मैं कहता हूं अगर ये सब कुछ हुआ, तो जो आपने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में 19A पर डीडीसी के चेयरपर्सन को रखा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन है? क्योंकि डीडीसी के चेयरपर्सन से जिनसे हमारी बातचीत हुई, मेंबरान से जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका गिला शिकवा ये नहीं था कि हमको मान सम्मान कितना मिलेगा। वो जानते हैं कि कुर्सी के साथ मान सम्मान आता है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मान सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, किसी सरकारी बाबू के पास अपने काम के लिए चले जाएं, तो हमारा काम होना चाहिए, हमें अथॉरिटी चाहिए। जब आप हमें अथॉरिटी देंगे तब बात बनेगी। अगर आप हमें अथॉरिटी नहीं देते, यानी हम किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं और हमें यह कहा जाए कि आप इंतज़ार कीजिए, डीसी साहब मीटिंग में बिजी हैं, और 1 घंटा जो है बाहर एक डीडीसी के चेयरपर्सन को बैठे रहना पड़े, क्या यही चीज़, मान लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के अगर डीसी साहब से मिलने के लिए आते हैं, तो क्या वो मीटिंग छोड़कर बाहर आएंगे या मीटिंग में ही रहेंगे? प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो ये मान सम्मान, ये इज्जत, ये हर जगह कैरी करते हैं डीडीसी चेयरपर्सन भी, ऑफिसरान भी, बाकी तमाम लोग, कि किसी भी जगह अगर ऑफिसर चला जाता है, जो मान सम्मान, जो इज्जत उसको मिलती है, तो उसके रुतबे की वजह से मिलती है, दूसरा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की वजह से मिलती है, किसी भी जगह, हर जिस भी जगह वो चले जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ कहा गया कि चेयरपर्सन जो बीडीसीज के होंगे, म्युनिसिपल काउंसिलों के प्रेसिडेंट जो होंगे, म्युनिसिपैलिटीज़ के जो प्रेसिडेंट होंगे, और जो मेंबर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो 28वें नंबर पर। यानी प्रोटोकॉल में चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर है, लेकिन मेंबरान को कहा गया कि आपका जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो आपकी पोजीशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर की है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के बराबर की है, और जो बीडीसी है उसके चेयरपर्सन को भी 28वें नंबर पर रखा गया है। मामला ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि डीडीसी के चेयरपर्सन लगातार ये मांग कर रहे थे, और जो उनकी मांग से समझ भी आता था कि हमें दफ्तरों में जब हम जाएं, जो काम हम पॉइंट आउट करके दें वो काम होने चाहिए।
हम जिन गाँव को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ जो बिजली, पानी, सड़क की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को जब हम हाईलाइट करें तो उनको सरकार फ़ौरन एड्रेस करनी चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर किसी रोड को अगर प्रायोरिटाइज़ कराते हैं, वो रोड प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। हम अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर माइनिंग को लेकर या किसी और मामले को लेकर अपना कोई विरोध प्रकट करते हैं तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे डीडीसीज के मेंबरान भी, चेयरपर्सन मेंबरान खासकर, वो अपने अपने इलाके में फेसबुक के ऊपर लाइव हो रहे हैं और अपने अपने इलाके की विपत्ताएं जो हैं वो आप फेसबुक के जरिए प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे जरिए प्रशासन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जब से हम बने हैं बिजली, पानी, सड़क की जो दिक्कतें लोगों की हैं वो दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सरकार ने डीडीसी चेयरपर्सन को रुतबा और पोजीशन मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर का दिया है, लेकिन कल जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग बोर्ड बनेगा जिसकी अध्यक्षता मेंबर पार्लियामेंट करेगा, ज़रा मुझे बताइए वहाँ वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इसको आप एप्लीकेबल कैसे बनाएंगे? क्योंकि सदारत की कुर्सी के ऊपर आप जब मेंबर पार्लियामेंट को बिठाएंगे तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का तो क्लियर कट वायलेशन है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से जहां मेंबर पार्लियामेंट होगा, जहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, वहां अगर डीडीसी चेयरपर्सन है तो डीडीसी चेयरपर्सन का प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए से ज्यादा है, क्योंकि उसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इसी तरीके से डिफाइन करता है। तो क्या ये चीजें प्रैक्टिकली संभव हो पाएंगी? और क्या मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनका वोट बैंक बड़ा होता है, जो ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो इस चीज को हजम कर पाएंगे? कल जिस समय फंक्शंस होंगे, सेरेमोनियल फंक्शंस होंगे, जैसे मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब आप भी किसी जगह किसी फंक्शन में जाते हैं, आप उस फंक्शन में, सरकारी फंक्शन में जिनको फ्रंट रो में देखते हैं, आपके जहन में एक पिक्चर बन जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको फ्रंट रो में बिठाया गया है। नंबर 2 रो में जो होते हैं आप कहते हैं थोड़े कम इंपॉर्टेंट लोग हैं, सेकंड रो में हैं। नंबर तीसरे रो पर जो है ये और थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीसरे रो में है। मतलब ये कि अपनी अपने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ही यही है। तो इसी इमेज को कैरी करके आप दाएं बाएं सब जगह घूमते हैं। जब एक डिविजनल कमिश्नर ये देखेगा कि उसकी कुर्सी डीडीसी चेयरपर्सन के पीछे लगी है और डीडीसी चेयरपर्सन साहब आगे बैठे हैं, तो कल जब डीडीसी के चेयरपर्सन उनके दफ्तर जाएंगे, क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो उनको कहेंगे कि आप बाहर इंतजार करिए, मैं मीटिंग में बिजी हूं? और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या हंगामे नहीं होंगे कि जी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में तो हम ऊपर हैं? वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को जो आज सरकार ने इस मंशा और इस नीयत के साथ निकाला है, जो दिखता भी है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों को एम्पावर किया जाए फुल्ली, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों को इस तरीके से एम्पावर किया जाए कि वो ग्रास रूट गवर्नेंस में इस तरीके से काम करें, लोगों की जो बिजली, पानी, सड़क और बाकी दिक्कतें गांव देहात में हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएं। लेकिन कल जब इस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को आप एप्लीकेबल बनाएंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर जाते जाते आपके साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी कि कल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के पूर्व एमपी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की। उसमें उन्होंने एक बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोला। उन्होंने कहा, और मैं इनको कोट कर रहा हूं, अलग अलग पोर्टल्स पर वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली भी है। उन्होंने कहा कि ये राजे महाराजे जो सिविल सचिवालय में बैठे हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, इनको नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में की स्थितियां क्या हैं, इसीलिए राजे महाराजाओं की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। उनका ये कहना और एक ऐसे मेंबर का ये कहना जिनको आपने बहुत कम बेफालतू बोलते हुए सुना है, जिनको बहुत कम आपने किसी भी बात पर नाराजगी का इजहार करते हुए अपनी ही सरकार के साथ सुना है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिविल सचिवालय के अंदर जो बैठे हुए ऑफिसरान हैं, उनसे जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है उस पार्टी के नेता भी खुश नहीं हैं। क्या वजह है? इस वजह को भी एड्रेस करने की जरूरत है। तभी मैंने कहा कि जब वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को प्रैक्टिकली ऑपरेट करने की बारी आएगी, देखने में
ये बड़ा देखने वाला होगा और बड़ा मज़ेदार होगा कि क्या वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का एहतराम सरकारी बाबू करते हैं। डिवकॉम करेंगे, डीसी साहब करेंगे, सिविल सचिवालय के बाबू लोग करेंगे, दाएं बाएं जितने भी डिपार्टमेंट हैं क्या वो करेंगे। क्या डीडीसी मेंबरान की जो भी क्वायरीज होंगी क्या उनको उस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। और क्या आज के बाद जब डीडीसी का चेयरपर्सन, और अब एक और मामला है वो भी बहुत अहम है, डीडीसी का चेयरपर्सन उसका वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो स्थान बनाया गया है वो मेंबरान का नहीं है, तो क्या मेंबर डीडीसी का जो मेंबर है क्या वो डीसी साहब के दरवाजे के बाहर अब खड़ा रहेगा, क्योंकि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में तो वो बहुत नीचे है। मैंने आपको पहले ही कहा, ऑपरेटिव पार्ट की जब आप बात करते हैं तो मानसिकता हमारी ऐसी है कि हम जिसको पहली कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी समझते हैं, और जैसे जैसे सेरेमोनियल फंक्शंस में जो जो जितना जितना पीछे है हमारा ये मानसिकता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को आप प्रैक्टिकली अपनी नॉर्मल रूटीन फंक्शनिंग में एप्लीकेबल बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि एक ही इंस्टीट्यूशन में जो चेयरपर्सन है जिसे मेंबरान ने वोट देकर बनाया है वो प्रोटोकॉल में 19A पर है, और उसी इंस्टीट्यूशन में जो मेंबर है जिसके वोट से डीडीसी का चेयर है वो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में बिल्कुल बॉटम पर है। देखना यह होगा कि क्या मेंबरान इसको मानेंगे, और देखना यह भी होगा कि क्या बाबू लोग इस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का एहतराम करेंगे।